नमस्कार दोस्तों, सेहत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंतर्गत आज हम बातचीत करने वाले हैं बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उनका होम्योपैथिक उपचार। जिसके संबंध में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता जगूड़ी। आप होम्योपैथी की चिकित्सक हैं। मैम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो देहरादून के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मौसम बदल चुका है, सर्दियों का मौसम है, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो अक्सर सर्दियों में ज्यादा होती हैं? ठंड के दिनों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या श्वास नली से संबंधित बीमारियां ज़्यादातर बढ़ जाती हैं और इसका मुख्य कारण है एयर का डेंस होना। वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं, इनके फैलने के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट इन्हें मिलता है जी। इस वजह से ये सर्दियों में ही ज़्यादा अपना असर दिखाते हैं। साथ ही साथ घर परिवार में कॉम्पैक्ट फैमिलीज में सब लोग साथ में रहते हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है एक कमरे के अंदर ही फैलता रहता है और एक से दूसरे के ज्यादातर इसका ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है। इस वजह से सर्दियों में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी मैम, अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में बच्चे और बुजुर्ग, उनमें ही ये समस्याएं जो हैं इतनी हायर क्यों रहती हैं? ये देखा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों में अक्सर ये इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। इसका मेन कारण है बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होना, या फिर ज्यादातर बुजुर्ग जो ऑटोइम्यून डिजीजेज या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से ग्रसित हैं, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा प्रभावित करते हैं उनको और ये प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस को कैच करने के लिए। सर्दियों में बच्चों को और बुजुर्गों को खांसी और एक प्रोलॉन्ग्ड कफ जो है वो बहुत टाइम तक रहता है। मेन कारण इसका चेंज इन टेम्परेचर है और ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से मौसम में प्रदूषण का बढ़ना और वायरल इन्फेक्शंस का होना इसका मुख्य कारण है। जी, श्वास संबंधी समस्याएं, इनके अलावा ऐसे कौन से समस्याएं हैं जो अक्सर देखे जाते हैं? श्वास संबंधी समस्याओं के अलावा सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है वेदर में और मॉइस्चराइजेशन इतना ज़्यादा हम करते नहीं हैं। इस वजह से ये खुश्क एनवायरनमेंट या खुश्क त्वचा होने के कारण बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं जी। और कुछ इन्फेक्शंस फंगल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो स्किन पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। आपने कहा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है बच्चों में और बुजुर्गों में, लेकिन आजकल हर युवा में भी ये चीज़ें देखी जा रही है। तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए ऐसे कौन से उपचार है जिनको करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने से इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? ज़्यादातर हमने देखा है कि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है या ऑटो इम्यून डिजीज़ेज जिन बुजुर्गों में है उनमें भी नहीं है जी। और आजकल देख रहे हैं कि युवा वर्ग में भी इम्यूनिटी कम पाई जा रही है। वो उसका मेन कारण है कि हम लोग अपना डाइट, जो हमारा खान पान है वो उचित नहीं है और हमारे डाइट में ट्रांस फैट का हम प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे भी पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी हम ये फास्ट फूड ले रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी डाइट है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। फ्रूट्स का इंटेक बहुत कम है बच्चों में, वो फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, विटामिन्स की कमी है। इस वजह से जो प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, इस वजह से जो एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बन पा रही हैं। और इसके साथ साथ हम बच्चों को या बुजुर्गों को या किसी को भी घर में फीवर आता है तो हम उसे तुरंत उसके लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, यानी हम तुरंत पैरासीटामोल दे देते हैं या हम कोई भी ऐसी दवा दे देते हैं जिससे वो बुखार उस टाइम रुक जाता है, लेकिन इम्यूनिटी को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि हम इस टाइम पर बच्चों को या बुजुर्गों को या कोई भी घर पे है उनको हम किस तरह से मैनेज करें कि हम उनको घर में ही पहले ट्रीटमेंट दें, घर में इलाज करें, तुरंत दवा की तरफ ना भागें। जी, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं, ये मेडिसिन्स लेने से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ होता है। जी। हम ये चाहें कि हमारा इम्यून ही खुद एंटीबॉडीज़ बने और वो खुद ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही हम रोग का निवारण करें। जी मैम, मौसम बदलने के साथ हमारी जो डेली लाइफ होती है, हमारी जो जीवन शैली होती है, उसमें भी कोई बदलाव होता है? मौसम बदलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें मौसम बदलने की वजह से होती हैं। मौसम के बदलने से वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रदूषण की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। इसके लिए जो हमारी
पुरानी समस्याएं हैं वो भी वापस आ जाती हैं जी। जैसे COPD है, अस्थमा है, ये सब प्रदूषण की वजह से और प्रॉपर हाइड्रेशन ना होने की वजह से और नियमित दवाइयाँ ना लेने की वजह से होता है। जी, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है हर तीसरा व्यक्ति खांसता हुआ नजर आता है। तो ये ऐसा सर्दियों में ही क्यों होता है कि हम तुरंत ही खांसी के शिकार हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है और इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है जी। प्रोलॉन्ग्ड कफ जिसे कहते हैं, वो सर्दियों में ज़्यादा होता है क्योंकि वेदर बहुत ड्राई होता है जी। और ड्राई वेदर के कारण ड्राई कफ या वेट कफ भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर लोग जिनको कॉमन एक्यूट इलनेस होती है, कॉमन कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। तो इसमें जो मेन वजह है वो है वायरल इन्फेक्शंस या ब्रोंकाइटिस, जो ऑलरेडी होती है और जिस टाइम पे ड्राई वेदर होता है तो ये जो एयरवे है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। इसमें ट्रिगर करने का जो फैक्टर है वो मेन वायरल इन्फेक्शंस ही हैं या कुछ एलर्जेंस या पॉलेंस या केमिकल्स या ऑडर, कोई ऐसा चीज़ जो इन सब चीज़ों को ट्रिगर करता है, उनकी वजह से होती है खांसी। और इसमें हाई रिस्क फैक्टर्स में जो लोग होते हैं वो होते हैं जो ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, या जिनको पहले से ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD की समस्या है, या जो एडेनॉइड या टॉन्सिलाइटिस के लिए प्रोन है। ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है सर्दियों के इस मौसम में ये चीज़ों का बढ़ना ज़्यादा रहता है। जी, इन सभी समस्याओं में, क्योंकि आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, तो होम्योपैथी में इसका क्या क्या उपचार हमें मिल सकते हैं? होम्योपैथी एक सरल, किफ़ायती और बिना किसी दुष्प्रभाव के यूज़ करी जाने वाली पैथी है और इन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में उपलब्ध है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि होम्योपैथी के लिए कुछ भ्रांतियाँ हैं जी, कि ये बहुत देर में असर करती है और ये धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है। एक्यूट इलनेस के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और इसके साथ साथ क्रॉनिक इलनेस में, जहाँ पर बीमारी बहुत टाइम से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथी में संभव है। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल के पर आधारित है जी, जिसका मेन कारण है कि आप जिस तरह का सिम्टम दवा प्रोड्यूस करती है उसी तरह का सिम्टम दवा सही करने में भी कारगर होती है। तो बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम है उसको हमारी जो पैथी है वो उसको बढ़ाने का या उसको एक तरह से जिसे कहा जाए कि इम्यून सिस्टम को एनहांस करने का काम करती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। इन दवाइयों की वजह से ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है और ना ये दवाइयाँ आपको प्रोलॉन्ग्ड खानी है और ना इससे कोई जैसे एपेटाइट पे कोई असर हो रहा है या भूख नहीं लग रही इन दवाइयों को खाने से, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये दवाइयाँ आपकी भूख बढ़ाएंगी जी। तो आप पहले से ही इन दवाइयों का सेवन भी कर सकते हैं या एक प्रोफाइलेक्सिस के रूप में भी इस बदलते मौसम में होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। जी, होम्योपैथी में कितने तरह के और कौन कौन से हैं जो कारगर उपाय माने जाते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब साइंटिफिकली प्रूवन हैं और इन दवाइयों का सेवन करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्यूट इलनेस में जहाँ पर ये कफ कोल्ड की जो समस्या आजकल दिख रही है या वायरल फीवर की है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्यूट डायरिया में, वायरल डायरिया में होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इन दवाइयों का जो मेन आधार है वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी सिम्टम्स के बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। जिस तरह का सिम्टम इंसान लेके आता है उसी तरह से हम उसका उपचार करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना उपचार या होम्योपैथिक उपचार किसी विशेषज्ञ जो होम्योपैथी में विशेष ज्ञान रखता है, डॉक्टर जो हैं, उनके पास जाकर ही आप इनका परामर्श लें और ट्रीटमेंट लें। अपने से ही कोई होम्योपैथिक दवा घर पे ना खाएं क्योंकि डॉक्टर आपको आपके सिम्टम्स के आधार पर दवा देंगे। जी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।